को पूरी तरह से पुख्ता रखा है और यूं कहें कि उसकी कसम ही खा ली है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी इजराइल में भी बेचैनी है और इसलिए सीरिया में इस्लामिक संगठन की सत्ता पर कब्जे के और तुर्की से नजदीकियों के बाद इजराइल की नींद उड़ना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि जब से बशर अल असद शासन का अंत हुआ, इजरायली सेना ने सीरिया को दहलाना शुरू कर दिया ताकि उनकी पकड़ मजबूत रहे। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में ये बयान देकर हमलों को सही भी ठहरा दिया कि वो सीरिया से लगती इजरायली सीमावर्ती इलाकों की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। नेतन्याहू ने बयान में गोलान हाइट्स पर भी इजरायली बस्तियों को दोगुना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में गोलान हाइट्स पर अपनी बस्तियों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना का सीरिया के एक प्रांत पर कब्जा हो गया है। असद शासन की समाप्ति के बाद सीरिया में फैली अराजकता का इजराइल भी जमकर फायदा उठा रहा है, लेकिन इस फायदे में कहीं नुकसान तो नहीं छिपा हुआ। अब ये नुकसान इजराइल सहन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो तुर्की की इजराइल से नजदीकियां हैं, ये नजदीकियां इजराइल के लक्ष्य को काफी दूर कर सकती है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की चौकी का दौरा किया और चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह मौजूदा युद्ध विराम समझौते के तहत लितानी नदी के पार पीछे हटने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 27 नवंबर से प्रभावी ये संघर्ष विराम समझौता हिजबुल्लाह से मांग करता है कि वो अपने लड़ाकों और हथियारों को लितानी नदी के उत्तर में ले जाए और इजरायली सैनिकों को 60 दिन के भीतर ब्लू लाइन के दक्षिण से पूरी तरह बाहर निकाल दे। इसके अलावा लेबनानी सेना ने लेबनान के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कार्ड्स ने रविवार को उस चौकी का दौरा किया जो लेबनान के मारून अल रास और यारून गांवों को देखती है। इस यात्रा का उद्देश्य युद्ध विराम समझौते के अगले चरणों से पहले सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करना था। कार्ड्स ने बयान में चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करने की कोशिश की तो हम उसे सख्त जवाब देंगे। दरअसल उन्होंने क्षेत्र में हिजबुल्लाह को अपने सैन्य ढांचों को फिर से बनाने से रोकने के लिए इजराइल के मजबूत इरादे पर जोर दिया, क्योंकि उनका यह कहना था कि यह उत्तरी इजराइल के समुदायों के लिए खतरा बन सकता है। रक्षा मंत्री ने सीमा सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करने और युद्ध विराम समझौते के अगले चरणों की तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इजराइल और लेबनान के बीच सीमा पर नाजुक शांति बनी हुई है, क्योंकि युद्ध विराम समझौते ने इजरायली बलों और हिजबुल्लाह के बीच 14 महीने की लड़ाई को समाप्त कर दिया है। हालांकि इजरायली सेना का यह कहना है कि उन्होंने संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वाले हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए लेबनान में कुछ छोटे हमले किए हैं। इस बीच जानकारी मिल रही कि बार बार हिजबुल्लाह होने वाले इजरायली हमलों के जवाब में एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन करने की तैयारी में था और यह किया गया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौता 27 नवंबर से लागू हुआ, जिससे 8 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए संघर्ष का अंत हो गया। समझौते में कहा गया कि इजराइल 60 दिनों के भीतर लेबनानी क्षेत्र से हट जाएगा और लेबनानी सेना को लितानी नदी के दक्षिण में तैनात किया जाएगा ताकि वो वहां हथियारों और आतंकवादियों की किसी भी मौजूदगी को रोक सके। और इस समझौते में फ्रांस, यूनिफिल बलों और लेबनानी और इजरायली सेनाओं की भागीदारी के साथ अमेरिका की अध्यक्षता में एक तंत्र भी स्थापित किया गया है जो समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगा। हालांकि इस बीच एक जानकारी और ये मिली कि इजराइल ने रविवार को गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके में मौजूद आंशिक रूप से काम कर रहे आखिरी अस्पतालों में से एक को बंद करने और खाली करने का आदेश दे दिया और 1 घंटे के अंदर ही इस अस्पताल पर हमला भी कर दिया गया और कई मरीजों के इस दौरान अस्पताल में इलाज भी चल रहे थे। ऐसे में मजबूरन उन्हें अस्पताल खाली करना पड़ा और अस्पताल पर बिना किसी वार्निंग के हमला भी कर दिया गया। आईसीयू को निशाना बनाया गया और अचानक हमले से ये समझ नहीं आया कि आखिर क्या अस्पताल में
किस जगह भागें, किस जगह बचें, ऐसा वहाँ के चश्मदीदों का कहना है और वहाँ मौजूद लोगों का ऐसा कहना है। दरअसल उनका ये भी कहना है कि हमें अचानक जानकारी दी गई कि अस्पताल को 1 घंटे के अंदर खाली किया जाए। हम नॉर्थ गाजा में केवल एकमात्र अस्पताल है जो सर्विस दे रहे हैं। दरअसल ये सफिया अस्पताल की बात बताई जा रही है, जहां पर अस्पताल पर हमले के बाद अब लोगों के मन में भी आक्रोश इस बात को लेकर और बढ़ गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दावा किया कि जब सीज फायर चल रहा था, सेनाएं पीछे हटाए जाने की बात थी, तब इजरायली सेना ने 816 बार अटैक किया। दरअसल इजराइल अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता। गाजा से लेकर सीरिया तक मौका मिलते ही उसने अपने दुश्मनों को तबाह कर दिया। 2300 किलोमीटर दूर ईरान पर भी हमला किया, लेकिन लेबनान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो दावा किया उससे इजराइल के शातिरपने का सबूत मिलता है। लेबनान ने दावा किया कि जिस वक्त हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर चल रहा था, उस वक्त भी इजरायली सेना ने हमले किए। 1-2 बार नहीं, 816 बार लेबनान में अटैक किया। लेबनान के विदेश मंत्रालय ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से शिकायत की है, दावा किया है कि सीजफायर के बावजूद इजराइल बार बार लेबनान पर हमले कर रहा है। 27 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच जब सीजफायर चल रहा था, तब इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए, बॉर्डर से सटे इलाकों पर गोलीबारी की, घरों को निशाना बनाया और यहां तक कि जहां आम लोग रह रहे थे उन इलाकों को नष्ट कर दिया, सड़कें काट दी। लेबनान ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सीजफायर की बात तो दूर, यहां शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को भी गंभीर खतरा है। दरअसल 27 नवंबर को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर का ऐलान हुआ था। इजराइल के दोस्त अमेरिका ने फ्रांस से तब कहा था कि अब लेबनान में लड़ाई पूरी तरह से बंद हो जाएगी, बदले में इजराइल आतंकी हमलों से सुरक्षित हो जाएगा। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया था कि अगले 60 दिन में साउथ लेबनान से अपने लड़ाके हटा लेगा, तब तक इजराइल भी इस क्षेत्र से अपनी सेना निकाल लेगा। लेकिन यह समझौता लागू होते ही इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। दरअसल इससे एक दिन और जो हमें नहीं भूलना चाहिए वो है 11 दिसंबर, जब इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की थी और इस स्ट्राइक में दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसमें कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की जानकारी भी मिली। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एनाटा शहर पर इजरायली दुश्मन के ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। दरअसल बिंट जेबिल शहर पर इजरायली हमले में 3 लोग मारे गए, जबकि बेत लिफ पर तीसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि इजरायली सेना ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि जवाब इजरायली सेना अक्सर अपने हमलों से देती है। इससे पहले इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर पूर्व हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या की थी। तब दुनिया भर पर युद्ध का संकट मंडराने लगा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट का एक बड़ा देश है। वहीं दूसरी ओर इजराइल भी कथित तौर पर परमाणु संपन्न देश है। दरअसल दूसरी ओर इजराइल की क्षमता पर या इजराइल ने सीधे तौर पर जो कदम उठाया, यदि उसे देखा जाए, दरअसल इजराइल ने सीधे मुंह तेहरान के गेस्ट हाउस में हानिया की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली थी। करीब 5 महीने बाद इजराइल के रक्षा मंत्री केट्स ने सोमवार को अब इन हमलों की जिम्मेदारी ले ली है। हालांकि ऐसा करने के पीछे उनकी मंशा ईरान को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि यमन में बैठे हूथी विद्रोहियों को चेतावनी देना है। आपको बता दें कि इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद ईरान ने इसका बदला लेते हुए इजराइल पर जमकर गोले दागे थे। इजराइल पर जमकर गोले दागे गए थे। जवाब में इजराइल की तरफ से भी ईरान की सरजमी पर एक के बाद एक हमले किए गए। हानिया को इजराइल के पिछले साल अक्टूबर को देश पर हुए हमले का मास्टरमाइंड मानता है। बाद में हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता के दौरान भी हानिया ने अहम भूमिका निभाई थी। हानिया ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां के बुलावे के बाद तेहरान पहुंचा था। तभी 31 जुलाई को तेहरान के एक गेस्ट हाउस में उन्हें बम धमाके में मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इजराइल जब अब तक चुप रहा, तो फिर अचानक इस्माइल हानिया की हत्या के 5 महीने बाद इसे कबूलने की उन्हें क्या जरूरत पड़ गई? इसकी मुख्य वजह है हूथी विद्रोहियों का आक्रामक व्यवहार। इजराइल ने जब से गाजा में अपनी सेना भेजी है, तभी से यमन के हूथी भी बेंजामिन नेतन्याहू की सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए बैठे हैं। इसी महीने में
हूथियों ने इजराइल पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला भी किया और लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास को ठिकाने लगाने के बाद इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब हूती विद्रोही बने हुए हैं। जबकि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कैट्स ने सोमवार को रक्षा मंत्रालय में एक कार्यक्रम में कहा, हम हूतियों पर कड़ा प्रहार करेंगे, उनके नेतृत्व का सिर काट देंगे, जैसा कि हमने तेहरान, गाजा और लेबनान में इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार और हसन नसरल्लाह के साथ किया था। उन्होंने कहा कि हम यमन के 2 बड़े शहर होदिदा और सना में भी ऐसा ही करेंगे। जो भी इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। आईडीएफ उन्हें जवाबदेह ठहराएगी। दरअसल इस पूरी जवाबदेही की जिम्मेदारी किसकी है, अभी ये भी एक अहम सवाल बना हुआ है और इस सवाल का जवाब तलाशना भी बेहद जरूरी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने युद्ध विराम वार्ता के लिए कतर गई विशेषज्ञों की टीम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गजा संघर्ष विराम वार्ता में शामिल इजराइल की वार्ता टीम सार्थक वार्ता के बाद आंतरिक परामर्श के लिए कतर से वापस इजराइल लौटने वाली है। दरअसल पीएम कार्यालय ने कहा कि टीम में मोसाद, शिन बेट सुरक्षा एजेंसी और डिफेंस इजराइल फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और इसमें कहा गया कि ये टीम हमारे बंधकों की वापसी के लिए वार्ता जारी रखने के संबंध में इजराइल में आंतरिक परामर्श कर लौट रही है। मिली जानकारी के अनुसार इजराइल और फिलिस्तीन मीडिया ने बताया कि कतर, मिस्र और अमेरिकी मध्यस्थों के प्रयास में प्रगति हुई। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली और युद्ध विराम की अवधि दोनों पक्षों के पिछली असफल वार्ता के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी रही है। जबकि इजराइल किसी भी समाधान से पहले गजा पर हमास के नियंत्रण को हटाने और युद्ध विराम के बाद भी फिलिस्तीनी क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बनाए रखने पर जोर देता रहा है। जानकारी दें कि 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया गया था और इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे और लगभग 250 अन्य लोगों का अपहरण किए जाने की भी बात सामने आई थी। इजराइल के अनुमान के अनुसार लगभग 100 इजरायली और विदेशी बंधक आज भी गाजा में हमास के कब्जे में हैं और उनमें से बहुत से लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। दरअसल इजराइल ने व्यापक सैन्य अभियान चलाकर हमास को जवाब दिया, जिससे गाजा पट्टी का अधिकांश हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। गाजा स्थित अधिकारियों के अनुसार गाजा में इजरायली हमलों में 45,300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि ये सार्थक वार्ता क्या विशेषज्ञों की टीम की सफलता साबित होगी। हालांकि इस वक्त जो परिस्थितियां यहां बन रही हैं उससे अमेरिका की भूमिका भी इसमें अहम हो जाती है और अमेरिका की भूमिका क्या युद्ध विराम के लिए यहां सार्थक रहेगी या वार्ता के दौरान क्या अमेरिका की वही भूमिका रहेगी जो अब तक रही है, या इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये भी एक अहम सवाल है। इजराइल में मंगलवार का सूरज निकलने के साथ आग उगलती मिसाइल आधम की हूथी लड़ाकों ने फिर इजराइल को दहलाया है। कुल मिलाकर कहें तो ये एक ऐसे युद्ध का विस्तार है जिसकी जद में ईरान भी आ गया है, लेकिन फिलहाल इजराइल उस कमांडर के सफाए में जुट गया है जिसने ईरान की खातिर नेतन्याहू आर्मी को परेशान कर रखा है। अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूथी इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है, जिसका सिर काट लेने की धमकी इजराइल ने दी है। हूथी फाइटर्स के टॉप कमांडर का खात्मा इजराइल ठीक उसी अंदाज में करने की वार्निंग दे रहा है जैसे हमास के चीफ हानिया और सिनवार का किया गया। हूथी की लाइफलाइन कट करने का पूरा प्लान इजराइल ने बना लिया है। लेकिन इस मिशन की मजबूरी ये है कि हूथी लड़ाकों का हमला रुक नहीं रहा। मिसाइल वही फिलिस्तीन 2 है। कभी दक्षिणी इजराइल तो कभी सेंट्रल इजराइल में मिसाइल अटैक के अलर्ट का सायरन बज रहा है। हूथी फाइटर्स यमन में बैठकर तेल अवीव तक बारूद की बौछार कर रहे हैं। इजराइल हूथी के एक रॉकेट को मारता है तो बादल में 10 रॉकेट आसमान में दिखने लगते हैं। ये युद्ध अब हमास और हिजबुल्लाह से भी ज्यादा विस्फोटक हो चुका है। मंगलवार की सुबह हूथी फाइटर्स ने इजराइल पर जो मिसाइल दागी थी उसे इजराइल में घुसने से पहले ही मार गिराने का दावा
नेतन्याहू आर्मी ने किया है। इसे लेकर कुछ तस्वीरें इजराइल के हमले के बाद धुआं हुई हूथी मिसाइल की भी सामने आई हैं। इस हमले के बाद जानकारी के मुताबिक हूथी के मिसाइल अटैक में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि इजराइल की आपातकालीन मेडिकल सेवा मेगन डेविड एडोम ने बताया कि पैरामेडिक्स ने 20 से ज्यादा लोगों को मेडिकल सहायता दी है। बताया ये भी गया है कि मिसाइल हमले के अलर्ट पर जो सायरन बजा, उससे ज्यादातर लोग शेल्टर में छिप गए, जिससे मिसाइल तबाही को टाला जा सका है। लेकिन दूसरी तरफ हूथी के मिसाइल हमले से भड़के इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने हूथी को पूरी तरह बर्बाद कर डालने तक हवाई हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी हूथी फाइटर्स से नेतन्याहू पहले ही आर पार के युद्ध का ऐलान कर चुके हैं। उधर मोसाद चीफ ने भी हूथी फाइटर्स के सफाए को टॉप पर रखा है। मतलब हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूथी की तबाही की तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि सवाल इसे लेकर कई हैं। मसलन, क्या इजराइल के लिए अब्दुल मलिक हूथी को निशाना बनाना आसान है? क्या हानिया और नसरल्लाह की तरह घर में घुसकर इजराइल हूथी चीफ को हलाक करेगा? इजराइल को ललकार कर हमले करने वाले हूथी लड़ाके जब अमेरिका से नहीं डरते, तो क्या नेतन्याहू इन्हें काबू कर पाएंगे? सवाल ये भी है कि हमास और हिजबुल्लाह से कितना पावरफुल है हूथी। तो जान लीजिए कि हूथी फाइटर्स को ईरान का रॉकेटबाज कहा जाता है। ये शिया मुसलमानों का लड़ाका ग्रुप है और मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक हूथी फाइटर ग्रुप यमन के हूथी आंदोलन के दौर में 1990 में बना था। यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ हुसैन अल हूथी ने विद्रोह किया था। साल 2004 में एक हमले में सालेह की मौत हो गई, जिसके बाद उनके भाई अब्दुल मलिक अल हूथी सुप्रीम लीडर बने और फिर 2015 में हूथी फाइटर्स ने यमन की हादी सरकार को उखाड़ फेंका और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। जानकारी और भी है, जिसके मुताबिक यमन के गृह युद्ध में सऊदी अरब ने संयुक्त सेना के साथ हूथी विद्रोहियों से युद्ध लड़ा, जिसमें अमेरिका भी उतरा। लेकिन लंबी चली लड़ाई के बाद भी हूथी विद्रोहियों ने हथियार नहीं डाले। अब्दुल मलिक हूथी ने ईरान के दम से लाल सागर में दुनिया की महाशक्तियों से मोर्चा लिया था। यमन में 1000 साल तक राज करने वाले हूथी लड़ाके हमास इजराइल युद्ध में फाइटर ग्रुप का साथ देते रहे हैं। हाल के दिनों में जब इजराइल सीरिया फ्रंट पर युद्ध में उलझा, तब हूथी विद्रोहियों ने मिसाइल हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद अब अब्दुल मलिक हूथी नेतन्याहू की हिट लिस्ट में टॉप पर आ गया है। लेकिन अब्दुल मलिक हूथी को मार गिराना इजराइल के मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है, क्योंकि अब्दुल मलिक हूथी कभी सामने नहीं आता है। अब्दुल मलिक हूथी कब किस लोकेशन पर है, इसकी डिटेल भी सीक्रेट रखी जाती है। अब्दुल मलिक हूथी हर वक्त आत्मघाती सिक्योरिटी फोर्स से घिरा रहता है। अब्दुल मलिक हूथी फाइटर ग्रुप्स को मैसेज भी रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज से देता है। हूथी फाइटर्स को चीफ के सभी ऑर्डर याहिया सरी के जरिए मिलते हैं। और अब देखिए ये तस्वीर। ये बात बात पर लाल टोपी पहनकर अमेरिका और इजराइल को धमकाने वाला ये याहिया सरी है। माना जा रहा है कि यही अब ईरान का नया याहिया साबित होगा, जो इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए सिरदर्द बन सकता है। वैसे हूथी फाइटर्स ने लाल सागर में जब से अमेरिका के जंगी जेट को मार गिराने का दावा किया है, वो खुद को अजय समझने लगे हैं। हालांकि इजराइल अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है, ये हूथी लड़ाके अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इजराइल से दुश्मनी करने वाले हमास चीफ इस्माइल हानिया को खौफनाक मौत मिली है। इजराइल से दुश्मनी निभाते निभाते हिजबुल्लाह सरगना नसरल्लाह के भी चीथड़े उड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, इजराइल से दुश्मनी निभाने वाले याहिया सिनवार को नेतन्याहू ने उनकी सुरंग में घुसकर ढेर कर दिया गया है। और इसके बाद इजराइल ने अब एक और दुश्मन अब्दुल मलिक हूथी का डेथ वारंट रिलीज कर दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल से दुश्मनी सिर्फ तबाही लाती है। इजराइल दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में तलाश कर मारता है। इतिहास गवाह है, इजराइल ने जब भी दुश्मन का सफाया किया है,
तो मुल्कों की चूलें हिल गई हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब्दुल मलिक हूथी का मौत से सामना किसी भी दिन हो सकता है। पुरानी पहचान HTS सरगना, पुराना नाम अबू मोहम्मद अल जिलानी, सिर पर इनाम 85 करोड़ रुपए, नई पहचान सीरिया का सर्वे सर्वा, नया नाम अहमद अल शरा, नया इनाम तुर्की का मोहरा। कमांडर जुलानी ने विद्रोही लड़ाकों के सरगना का चोला उतार फेंका है। सूट बूट में स्टेट्समैन बनने की जुलानी की कोशिशें जारी हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने अपने सबसे भरोसेमंद लड़ाके चीफ के मेकओवर का पूरा बंदोबस्त भी कर डाला है। लेकिन सीरिया में चल रहे इस पब्लिसिटी इवेंट के पीछे ऐसा बारूदी षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे इजराइल के पीएम नेतन्याहू की नींद उड़ी हुई है। दमिश्क से आए अपडेट तेल अवीव को डरा रहे हैं। कमांडर जुलानी ने अहमद अल शरा का मुखौटा पहनकर नेतन्याहू के सीरिया प्लान की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी हैं। सीरिया के घटनाक्रम से जितने परेशान नेतन्याहू हैं, उतनी ही घबराहट में तेहरान में बैठे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई भी हैं। तफ्तीश से समझते हैं तुर्की का वॉर गेम आखिर है क्या। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने सीरिया की अंतरिम सरकार के लीडर और HTS चीफ अहमद अल शरा से मुलाकात की है। इस मीटिंग का मकसद बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद युद्ध में तबाह हुए सीरिया की मदद पहुंचाना बताया गया है। 22 दिसंबर को सीरिया की राजधानी दमिश्क में तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने सीरिया पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने की अपील की है। सीरिया पर कुछ प्रतिबंध साल 1970 से लागू हैं, जिन्हें तत्काल हटाने की अपील कमांडर जुलानी ने भी की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पुराने आपराधिक शासन के व्यवहार के कारण सीरिया पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए दबाव डालना चाहिए, ये बात कह रहे हैं कमांडर जुलानी। वो कह रहे हैं जिसने अपने लोगों को मार डाला, जिसके कारण आर्थिक प्रतिबंध लगे, लेकिन आज वो जल्लाद चला गया है और पीड़ित अब भी देश में मौजूद हैं। इसलिए ऐसे नियमों में पीड़ितों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए जब बहाना खत्म हो जाए तो सीरिया पर से प्रतिबंध हटा लिए जाने चाहिए। बशर अल असद ने 50 वर्षों तक शासन किया और 1989 के बाद से शासन के खिलाफ कई प्रस्ताव जारी किए गए। इसलिए एक बार जब ये शासन समाप्त हो जाता है तो ऐसे प्रतिबंधों को हटाने के लिए गतिशीलता लागू की जानी चाहिए, ताकि हम इस देश को उचित और सही तरीके से चला पाएं। हम जितना संभव हो सीरियाई लोगों की पीड़ा को कम कर पाएं। ये बात कमांडर जुलानी ने कही है। जुलानी को एर्दोआन इंटरनेशनल खिलाड़ी बना रहे हैं। जुलानी के जरिए अमेरिका को साध रहे हैं। जुलानी ही एर्दोआन को सीरिया का सुल्तान बना सकता है, मगर ये न तो नेतन्याहू को मंजूर है और न ही अयातुल्ला अली खामनेई को। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सीरिया की उथल पुथल का मास्टरमाइंड अमेरिका को बताया है। अयातुल्ला अली खामनेई ने बहुत जल्द सीरिया में फिर से विद्रोह की भविष्यवाणी कर डाली है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जुलानी की हुकूमत में सीरिया के सभी नागरिकों को असुरक्षित तक बता दिया है। अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि सीरिया में एक महान मजबूत समूह के उभरने की घटना घटित होगी। युवा सीरियाई के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसका विश्वविद्यालय असुरक्षित है, उसका स्कूल असुरक्षित है,
उसका घर असुरक्षित है, उसकी सड़क असुरक्षित है और उसका जीवन भी असुरक्षित है। उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें उन लोगों के खिलाफ दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए जिन्होंने इस असुरक्षा को लागू किया है। ऊपर वाले की इच्छा से वो उन पर काबू पा लेंगे। जिस खतरे को कल तक नेतन्याहू बयां कर रहे थे, उसे अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई भी दोहराने लगे हैं। दोनों देशों की टेंशन सीरिया के केमिकल हथियार है। साथ ही तुर्की आर्मी ने अगर सीरिया को विद्रोहियों को अपने विनाशकारी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी तो फाइटर ग्रुप इजराइल पर भी टूट पड़ेंगे। इजराइल के रक्षा थिंक टैंक ने तुर्की से जुलानी की बढ़ती नजदीकियों को अरब वर्ल्ड के लिए नुकसानदेह होने का अनुमान लगाया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तुर्की सीरिया के विद्रोही बलों को हथियार देने का फैसला करना बताया जा रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री ने दमिश्क विजिट में यह साफ कर दिया कि तुर्की सीरिया के कुर्द लड़ाकों का सफाया करने तक नहीं रुकेगा। इस युद्ध में तुर्की का साथ दे रहे कमांडर जुलानी के ग्रुप और सीरियन नेशनल आर्मी के फाइटर तुर्की के हथियारों से ही कुर्दों को मारेंगे। तुर्की के विदेश मंत्री का कहना है कि वर्तमान में पीकेके वाईपीजी सीरियाई भूमि के 1/3 हिस्से को नियंत्रित करते हैं। अवैध रूप से ये देश के ऊर्जा भंडार पर बैठे हैं। ये सीरियाई लोगों का धन चुरा रहे हैं और इन्होंने इस क्षेत्र को पीकेके सदस्यों और तुर्की, ईरान, इराक और यूरोप से आए सुदूर वामपंथी समूहों के साथ आतंक के गढ़ में इसे तब्दील किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस अराजकता पर अपनी आंखें मूंद रहा है क्योंकि वो आईएस के खिलाफ वार्डनशिप प्रदान करते हैं। सीरिया का नया घमासान में कौन किस तरफ खड़ा है, इसे भी जानना जरूरी है। बशर अल असद के भाग जाने के बाद सीरिया में कमांडर जुलानी की हुकूमत है। तुर्की कमांडर जुलानी से कुर्द लड़ाकों के खात्मे को करवाना चाहते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में तुर्की सीरियन नेशनल आर्मी के लड़ाकों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। वहीं अमेरिका सीरिया के कुर्द लड़ाकों का सहयोगी है, जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर आतंकी संगठन आईएसआईएस से लंबी लड़ाई लड़ी है। इजराइल सीरिया में हिजबुल्लाह और आईएसआईएस ब्रिगेड को मार रहा है। इजराइल का मकसद सीरिया के अहम मोर्चे पर मौजूदगी बनाए रखना है। ईरान को सीरिया में तुर्की की अघोषित तानाशाही बर्दाश्त नहीं है। ईरान सीरिया में दोबारा बशर की वापसी का पक्षधर है। फिलहाल तुर्की के राष्ट्रपति के सारे दांव सीरिया में चल रहे हैं, मगर अमेरिका इन सब की काट बन सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को तुर्की